सांझा पंजाब टीवी सांझा कला देख रहे सारे दर्शकों को ज्योति की तरफ से प्यार सत्कार बड़ी सत श्री अकाल निगी जयानु खुशामदीद और उम्मीद करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त हैं और हमारे प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं। हमेशा की तरह आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ख़ास मेहमान, और ये ख़ास मेहमान जो है वो हमारी हेल्थ सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वेल फोर्ट कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के से आज ये मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। एज ए डायबिटीज़ डाइटिशियन वो वहाँ काम करते हैं और स्पेशली डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डील करते हैं, उनको गाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग हर रोज़ बने हुए खाने में सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा खाना हमारा दोस्त है और कौन सा खाना हमारा दुश्मन है, और किस खाने को हमें कितने अमाउंट में खाना है ये हम भूल जाते हैं। खैर, ऐसी ही कुछ बातें आज मैं करूँगी हमारे आज के ख़ास मेहमान के साथ, जो कि हमें डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे और जिस प्रोग्राम में वो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान सुमिनी अरोड़ा के साथ। सुमिनी, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू ज्योति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। क्या हाल चाल है? बस बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताइए। बढ़िया। कोविड ने तो देखो सबको मोटा कर दिया। कोविड ने सबको मोटा कर दिया, लेकिन और भी बहुत से तरीके हैं कि हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, राइट? सो मैं इसलिए आपको देख रही हूँ। हाँ जी। कि जब भी देखती हूँ आप ऐसे कैसे ही दिखते हो। तो मुझे लगता है कि सारा कमाल जो है एक आपको डायबिटिक जो एक कह लीजिए डाइटिशियन है आप, अगर हम सिर्फ डायबिटिक को हटा दें, क्योंकि वो तो डायबिटीज के लिए आप काम करते हैं, बिल्कुल हाँ जी, डाइटिशियन का काम करते हैं। तो अगर हम सिर्फ डाइटिशियन को देखें तो एक डाइटिशियन जो है जब वो अपना ख्याल रखता है तो मुझे लगता है वो इसी शेप में नजर आता है जैसे आप देखते हैं। वेल, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डाइट का ख्याल रखना सिर्फ हम अपने आप को पतला रखने के लिए नहीं होता है, ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक ज़रूरी नहीं है कि एक पतला इंसान ही सिर्फ हेल्दी होता है, किसी का अगर वज़न ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी हेल्दी हो सकता है। एक पतला इंसान का ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है, बल्कि एक मोटे इंसान का मे भी कंट्रोल में हो सकता है। तो ओवरऑल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इससे कि हम सोचें कि हमें पतले रहना है या हमें मोटे है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि जब डॉक्टर दूसरों का इलाज तो कर लेता है, कभी कभी वो अपने आप को इग्नोर कर देता है। तो आई होप आप अपने आप को इग्नोर नहीं करती। नहीं, मैं अपने आप को इग्नोर नहीं करती, लेकिन कई बार टाइम ऐसा आता है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता है कि अपने आप का भी ध्यान रख सकें। घर के काम, बाहर के काम, जॉब के साथ, सबके साथ कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर फाइनली यही ध्यान में आता है कि अगर अपने लिए टाइम नहीं निकाला तो बाकी सबके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे। उसी तरह से है जैसे फ़्लाइट में हम कहते हैं कि दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले अपने आप पे लगाएं, तभी आप दूसरों का ध्यान रख सकेंगे। बिल्कुल आपने सही बात कही। और आई थिंक एक डाइटिशियन ले लीजिए या एक डॉक्टर ले लीजिए, वो जब तक खुद फिट नहीं है तो वो दूसरे को भी इंस्पायर नहीं कर सकता। बिल्कुल, एक्चुअली तो रोल मॉडल बनने के लिए आपको खुद पहले वैसा बनना पड़ता है। खैर, कोविड के दौरान आपने कैसे कांटेक्ट रखा अपने पेशेंट्स के साथ, कैसे आपने उनको अपडेट किया? हमारे बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम है। तो उसमें हम बेसिकली अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं कि उन्हें अपनी डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करना है, डाइट का कैसे ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमने वर्चुअल तरीका अपनाया और हम उनके साथ अक्सर फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट में रहते हैं और उनको फ़ोन के थ्रू ही कंसल्टेशन देते हैं। तो वो अपने घर की सहूलियत में रह के, उन्हें भी बाहर नहीं आना पड़ता, उन्हें भी टेंशन नहीं होती कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोविड हो जाएगा या इस तरह से। तो उनकी सेफ्टी के लिए और अपनी स्टाफ की सेफ्टी के लिए भी हमारे ऑफिस में हमने घर से अपने क्लाइंट से उनसे कंसेंट लेकर उनको फ़ोन करना शुरू किया, उनको कांटेक्ट किया और फ़ोन के द्वारा उनको अब हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को हमने ज़रूरी ही है कि हमें उन्हें ऑफिस बुलाना है फॉर वेरियस रीजंस। कई ऐसी वजहें होती हैं कि क्योंकि फ़ोन पर सारी बातें नहीं हो पाती हैं, या कई बार उनको इंसुलिन की इनिशिएशन करनी है या ट्रेनिंग देनी है, मीटर की ट्रेनिंग देनी है, तो वो डायरेक्टली कई बार फ़ोन पे पॉसिबल नहीं होता। कई बार लैंग्वेज की वजह से हो सकता है, कई बार एज की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए फिर हम उन्हें कभी कभी उनकी कंसेंट और अपने ऑफिस से, ऑर्गेनाइजेशन से कंसेंट लेके फिर हम उनको ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ पर हम उनका पूरा कोविड के द्वारा जो जो रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर पूरा, तब उनको हम उनसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनका सारा टेस्ट करते हैं और उसके दौरान फिर हम उनको
और उनको भी लाजमी है, क्योंकि रूल यही कहता है कि उन्होंने मास्क पहन के आना है। तो मास्क पहन कर वो आ सकते हैं और हमारे ऑफिस में फिर हम उनको 1-on-1 बेसिस पर हम उनको देख सकते हैं। Okay, बहुत बढ़िया। सो आजकल आप वहाँ पर लाइक वो ओपन है आपका जो सोसाइटी सर्विसेज? हमारे जो ऑफिस है वो बाकायदा ओपन है हमारे ऑफिस में, क्योंकि सिर्फ हमारा एक ऑफिस, हमारा डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम ऑफिस नहीं है, उसके अलावा हमारे और कई सारे प्रोग्राम रन करते हैं। तो जो प्रोग्राम के लिए तो लाजमी है ऑफिस में जाना, तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर में रिड्यूस्ड नंबर ऑफ़ पीपल को ध्यान में रखते हुए हम उनको वहाँ पे बुलाते हैं और वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आसान है करना, फ़ोन के ऊपर पूरी की पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो फिर हम ध्यान रखते हैं कि वो कर सकें। बहुत बढ़िया। सो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी हाँ आपकी जी। वेलफोर्ड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के बारे में भी, कि आई थिंक काफ़ी सालों से ये एस्टैब्लिश्ड है और काफ़ी और भी सर्विसेज सेंटर होंगे। तो बेसिकली वेलफोर्ड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज पिछले 11 साल से ब्रैम्पटन और ब्रैमली के आसपास की कम्युनिटी को सर्व करती आ रही है। हमारी 2 लोकेशंस हैं, एक ब्रैमली में है और एक मॉल्टन में है। तो ये दोनों जगह पर हमारे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम, प्राइमरी हेल्थ केयर है, डेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, फिर ब्लूम क्लिनिक है जिसमें HIV और हेप्सी के पेशेंट्स को देखा जाता है। तो वो सारे प्रोग्राम्स को हम एक साथ एक तरफ इकट्ठा करके वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। बहुत बढ़िया। सो आप पर्टिकुलर डायबिटीज़ के साथ जुड़े डायबिटीज़ के साथ, राइट? सो थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहूँगी कि कितने साल हो गए कनाडा में आए हुए? कनाडा में आए तकरीबन मुझको ऑलमोस्ट 11 साल से ऊपर हो गए हैं अब। और मैंने यहाँ पर आकर पहले इंटरनेशनल डाइटिशियंस प्री रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया, जो कि एक ब्रिजिंग प्रोग्राम था। तो वहाँ से मैंने अपनी सर्टिफिकेशन सारी हासिल की, क्योंकि बैक होम भी मैं डाइटिशियन थी। तो यहाँ आकर मुझे वो ब्रिजिंग गैप पूरा करना था, अपने आप को सर्टिफाई करना ज़रूरी था। तो पहले मैंने रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एग्ज़ाम दिया, उसको पास किया। उसके बाद फिर मैंने सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर का एग्ज़ाम दिया, जो कि हमें हर 5 साल में एक बार देना होता है, अपने आप को सर्टिफाइड रखने के लिए, अपने आप को डायबिटीज़ में सर्टिफाई रखने के लिए, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, मोस्ट रीसेंट प्रैक्टिस गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम उनको फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया। और जैसे आपने बताया आप बैक होम भी आप इसी फील्ड में थी। हाँ जी। तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या यही रियल विजन था अपनी लाइफ के लिए, या कुछ और बनना चाहते थे और ये बन गए? नहीं, एक्चुअली विज़न यही था, क्योंकि ना शुरू से ही इंटरेस्ट था इसमें कि हेल्थ केयर में जाना है। तो हेल्थ केयर में एक ये बहुत अच्छा तरीका लगा, क्योंकि घर को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फूड के तो आसपास हम सारा टाइम ही रहते हैं, और फूड को एक हीलिंग फैक्टर बनाना, फूड को एक अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्लिप ऑफ होना भी बहुत आसान है, क्योंकि इतना फूड आसपास अपने अवेलेबल होता है कि हमें कई बार अक्सर समझ नहीं आती है कौन सा सही है कौन सा खराब है ना। जी। सो वाकई आपने सही बात कही कि फूड को हम एज ए मेडिसिन ट्रीट कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। जी बिल्कुल। सो अगर हम उसको एज ए मेडिसिन नहीं ले रहे, प्लान करके नहीं ले रहे, कुछ भी खाए जा रहे हैं, जो आ रहा है वो खाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली जब हम लोग डायबिटिक हैं, जब हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको कैसे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? राइट, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ज्योति। बिकॉज क्या होता है ना कि डायबिटीज़ अलग अलग लेवल की हो सकती है। जब अगर आप कनाडा में इटसेल्फ देखें तो 30%, ऑलमोस्ट 29 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको या प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है। उनमें से सिर्फ 10% को पता है कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ क्या होता है। तो प्री डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर वो पूरी तरह से डायबिटीज़ नहीं है, पर एक रेड फ्लैग है, जहाँ से ये कहा जा सकता है कि अगर अब ध्यान नहीं रखा तो ये बहुत जल्दी डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेज है जहाँ से आप पीछे मुड़कर वापस निकल सकते हैं उससे। लेकिन एक बार डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसका कोई कंप्लीट इलाज नहीं है, उसको मैनेज किया जा सकता है, उसका कोई इलाज के जो मैं इलाज कह रही हूँ यानी कि उसका कोई क्योर नहीं है।
तो क्योर ना होने की वजह से ये है कि ये बढ़ती जाती है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो प्री डायबिटीज़ ऐसी स्टेज है कि जिसमें से हम बाहर निकल सकते हैं, ईजिली निकल सकते हैं। हाँ हाँ, तो उस वक्त दवाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, उसको हम डायबिटीज़ भी नहीं कहते हैं कि उसमें हल्की हल्की शुगर अब बढ़नी शुरू हुई है। तो अक्सर डॉक्टर आपको जब हम मैनुअल चेकअप के लिए जाते हैं तो आपका ब्लड शुगर जब टेस्ट होता है तो उसमें वो पता चलना शुरू हो जाता है। अक्सर आपको डॉक्टर इस लहजे में कहेंगे कि थोड़ी थोड़ी शुगर अब आपकी बढ़नी शुरू हुई है, शुगर को कंट्रोल करें या वज़न को कम करें या अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें ताकि आगे ना बढ़े वो। बिल्कुल। और सर डायबिटीज़ की कितने तरह की डायबिटीज़ है? सो बेसिकली डायबिटीज़ 3 तरह की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़ और एक होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में ये होता है कि अक्सर हमारी बॉडी में जेनेटिक वजह से या किसी और वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन बननी बंद हो जाती है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में जो फूड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, तो उसमें वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। तो जब बॉडी में वो अवेलेबल नहीं होता है तो उन्हें बिना इंसुलिन के उनको ट्रीट ही नहीं किया जा सकता। तो नो इंसुलिन नो लाइफ बेसिकली। तो ये पैदाइश के दौरान भी हो सकता है, पैदा होने से लेकर 30 साल की उम्र तक में ये कॉमनली देखने में आ सकता है, कभी भी डेवलप हो सकता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो थोड़ी टाइप 1 से अलहदा है। उसमें क्या फ़र्क है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में अक्सर इंसुलिन तो बन रही है पर पूरी तरह से नहीं बन रही है, या फिर इंसुलिन बन रही है लेकिन बॉडी हमारी पूरी तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही। इस वजह से उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे शुगर बढ़ती जाती है और इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती है। और तीसरी होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जो अक्सर 28वें हफ्ते में, प्रेगनेंसी के 28th वीक में डॉक्टर अक्सर आपका टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि कहीं धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही, तो वो धीरे धीरे शुगर बढ़ती है, जो कि आगे फ्यूचर में जाके रिस्क फैक्टर बनता है डायबिटीज़ होने का, बच्चे को भी और माँ को भी। तो उस दौरान भी उसको कंट्रोल करने में हेल्प किया जाता है। तो ये 3 तरह की डायबिटीज़ होती है। बहुत बढ़िया। सो मुझे लगता है कि ये तीनों तरह की डायबिटीज़ में जो फूड जो होता है हमारा, वो जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो सेम होता है या इसका डिफरेंट होता है, वेरीज करता है कि हाँ फर्स्ट के लिए ये लेना है, सेकंड के लिए ये नहीं लेना है ना, इस तरह से होता है? तो एक्चुअली में देखा जाए तो डायबिटीज़ डाइट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये एक मिथ है। अक्सर लोग कहते हैं कि ओ डायबिटीज़ है तो एक स्पेशल तरह की डाइट करनी पड़ेगी या आपको एक स्पेशल तरह के अलग फूड खरीद के खाने पड़ेंगे। मैंने देखा फ्लोर और दूसरे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आए हुए हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए एग्जैक्टली। हाँ, तो बेसिकली अगर सही मायने में पूछा जाए तो डायबिटिक डाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर एक केस में हेल्दी ईटिंग ही है जो कि हर डाइटिशियन सजेस्ट करती है डायबिटीज़ में। उसमें बेसिकली ये होता है कि हमने जो शुगर्स, फूड से बनने वाली जो शुगर है उसको कंट्रोल में करना है। तो अकेला फूड डायबिटीज़ में काम नहीं करता है। मुझे लगता है कि हम सोचते हैं कि नहीं शुगर खाने से या मीठी चीज़ें खाने से हमें डायबिटीज़ होती है। मुझे लगता है कि बहुत सारे फ्रूट्स या हमारी जो डाइट होती है, जो खाना होता है उसका, उसमें भी बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं, ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो शुगर मौजूद होती है, जो हमें पता नहीं होता। हम कहते हैं नहीं हम तो हेल्दी खा रहे हैं, राइट, या हम कह रहे हैं हम ग्रेप्स खा रहे हैं तो बहुत हेल्दी, जबकि और एप्पल खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अमाउंट किसी भी चीज़ की खानी मुझे लगता है कि वो शुगर को बढ़ाना है अपनी बॉडी के अंदर, राइट। तो इसमें 2 बातें हैं ज्योति। क्या होता है कि सबसे पहली बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक मिथ है कि चीनी खाने से या शुगर खाने से हमारे को डायबिटीज़ होती है। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है, डायरेक्टली कोई भी शुगर खाता है उसको डायबिटीज़ नहीं होती है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा जो इसमें जो दूसरी बात आपने कही कि ये भी नहीं है कि हम जितना चाहें उतना खा सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि हम किसी भी तरह के फूड खाते हैं, अगर हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो टोटल कैलोरी इंटेक बढ़ती है। तो जब टोटल कैलोरी इंटेक बढ़ती है तो हमारी बॉडी से ज़रूरत से ज़्यादा हमारी इंटेक बढ़ती है। तो जो एक्स्ट्रा बॉडी को फूड मिलता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो बॉडी में स्टोर हो जाता है फैट की तरह। और वो जब फैट बढ़ता है बॉडी में तो हमारा वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ने से क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से फिर
डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। लेकिन डायरेक्ट चीनी खाने से हर किसी को डायबिटीज़ नहीं होती है, ये एक मिथ है। हाँ जी। और आई थिंक ये एक जेनेटिकली भी होता है कि अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी डायबिटीज़, ये ज़रूरी है या नहीं? एब्सोल्युटली ऐसा है कि जेनेटिकली, क्योंकि डायबिटीज़ होने के दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और एक होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो होते हैं हमारे जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिकली साउथ एशियंस को स्टैम्प्ड है कि उनको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। तो उसमें भी अगर आपके दोनों पेरेंट्स को या एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो आपका डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसके ऊपर से अगर वज़न बढ़ा हुआ है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे या मैनेज नहीं कर रहे, और वज़न भी बढ़ रहा है, तो इस सब फैक्टर्स ये हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये फैक्टर्स और डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ाती हैं। तो इसीलिए डायबिटीज़ का लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ होती है जब तो उसके कॉम्प्लिकेशंस, खुद बीमारी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ज़्यादा परेशान करते हैं। ओके, सो मैं अपने दर्शकों को भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप जेनेटिकली अफेक्टेड है, आपकी फैमिली विद डायबिटीज़, आपके घर में आपके दादा को भी थी, पापा को भी है, मम्मी को भी है, सबको है, तो आपको भी नहीं है, उसके आपको अभी कोई साइंस भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप अपना प्रॉपर रेगुलर चेकअप कराएं डॉक्टर से। अगर डॉक्टर आपको कहता है कि प्री डायबिटीज़ में आप जा रहे हैं या जा सकते हैं, तो आप अपने लिए पहले से ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं, टेस्ट करवा के, डॉक्टर के साथ मीटिंग्स करके, ताकि आपकी जो शुगर लेवल है ना बढ़े और एक दिन आप डायबिटिक ना हो जाएं प्रॉपर तरीके से, राइट? तो डाइट किस तरह से ध्यान में रखी जा सकती है? जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? ज्योति, सबसे पहली चीज़ मैं जो अपने पेशेंट्स को जो सबसे पहले पूछती हूँ वो ये पूछती हूँ कि क्या वो ऐसी कोई चीज़ लेते हैं जो कि इमीडिएटली शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सबसे पहले इम्पैक्ट करती है। उसमें क्लासिक एग्जांपल्स आता है जूसेस का, जैसे फ्रूट जूसेस का, जैसे कोक, पेप्सी, जैसे पॉप होता है, ये सारे जो ड्रिंक्स होती हैं या फिर जो स्मूदीज़ होती हैं, इनमें क्या हुआ है, जो हमारा दांतों का काम और जो आंतों का काम है वो हमने बाहर ही कर दिया, और फिर हमने उसे दे दिया अपने बॉडी को, और बॉडी ने उसको फटाफट शुगर में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर करते हैं। उससे सबसे पहले क्या होता है, हमारी शुगर इंस्टेंटली बढ़ती है। जूस पीने से हमारी बॉडी की शुगर 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर फटाफट बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रूट खा नहीं सकते, हम फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन हम फ्रूट को हमें पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पीने से इमीडिएटली हमारी ब्लड शुगर्स बहुत हाई हो जाती हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं वो डायबिटीज़ बढ़ने का भी कहीं ना कहीं आसार होते हैं उसमें, तो वेट बढ़ने के लिए ना। हाँ, क्योंकि वेट बढ़ने का आसार तो है ही। अक्सर हम बच्चों को भी कहते हैं ना कि शुगर रश हो गया इनको, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा जूस पी लिया या ज़्यादा चीनी खा ली, हाइपर हो गए। तो वो क्या होता है कि वो सडनली शुगर सारी ब्लड में 10 से 15 मिनट के बीच में चली जाती है। जबकि आप एक फ्रूट खाएंगे, उसको डाइजेस्ट होने, आप च्यू करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, उसके अंदर फाइबर होगा जो कि उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा, और फाइबर बहुत ज़रूरी है। शुगर को कंट्रोल करने में फाइबर का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे शुगर बॉडी में ब्लड में रिलीज़ होती है, धीरे धीरे जाती है, और ब्लड पे अचानक इतना सारा लोड भी नहीं पड़ता, तो वो कंट्रोल में रहती है। लेकिन आप वही सोचिए कि 1.5 से 2 घंटे में वो शुगर जा रही है ब्लड में, वर्सेस सारी की सारी एक ग्लास जूस भी अगर आप पीते हैं तो उसमें 5 से 6 फ्रूट जाते हैं। तो यानी कि 15 से 20 चम्मच चीनी उसकी एक साथ जा रही है ब्लड में, और एक साथ हमने बहुत हेल्दी चीज़ ली। एग्जैक्टली। तो होता ये है कि फ्रूट खाना बहुत हेल्दी है, लेकिन फ्रूट को पीना वो हेल्दी नहीं और है। शुगर आई थिंक जो ग्रेप्स होते हैं वो भी अवॉइड करने चाहिए डायबिटीज। मैंने जैसे पहले भी बताया जो थी कि कोई भी फ्रूट हमें अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम उसको पोर्शन को कंट्रोल करें। तो फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है कि जैसे कोई भी फ्रूट हम खा सकते हैं, लेकिन उसके पोर्शन को कंट्रोल करना है। हमें ये पता है कि हर फ्रूट में अलग अलग तरह की मिठास होती है, अलग लेवल की शुगर होती है। तो जिसमें ज़्यादा शुगर है उसको हम छोटे पोर्शन में खाते हैं, और जिसमें हमारे ज़्यादा शुगर है वो कम होगा, लेकिन जिसमें ज़्यादा फाइबर है और कम शुगर है उसको हम मीडियम रेंज के पोर्शन में खाते हैं। तो अक्सर जब आप अपनी डाइटिशियन से मिलते हैं या कंसल्ट करते हैं तो वो आपको बहुत अलग अलग तरीके बताती है, या अलग अलग पोर्शन साइजेस हर फ्रूट के बता सकते हैं कि आप कितना खा सकते हैं और
एट ए टाइम सिर्फ फ्रूट का नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप एट ए टाइम कितना लोड डाल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, वो मैटर करता है। आई थिंक कार्बोहाइड्रेट भी एक खास भूमिका निभाता है इन सब चीज़ों में, सबसे बड़ी भूमिका वही निभाता है। कम और ज़्यादा कितनी होनी चाहिए हाँ जी, प्रॉपर तरीके से हमारी डाइट में, तो वो बहुत इफेक्ट करता है, बहुत इफेक्ट करते हैं। क्योंकि आपने सही कहा, क्योंकि फ्रूट भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो हमने ये देखना है कि हमारी डाइट में कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं कि जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। सो फॉर एग्जांपल सारे कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली आता है, एक आता है फ्रूट्स, एक आते हैं जितनी भी अनाज से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी ब्रेड, चावल, रोटी, पास्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। और इसके अलावा दूध, अब दूध कहने को हमने बचपन से सुना है कि प्रोटीन होता है उसमें, पर दूध में इनफ प्रोटीन के साथ साथ इनफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं। वो भी एक तरह की शुगर होती है। क्या हम अब ये कहेंगे कि हमें डायबिटीज़ है तो हमें ये नहीं खाना चाहिए? हमें ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें इनसे फर्स्ट हैंड ऑफ एनर्जी मिलती है। इन फूड्स को खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, फाइबर भी होता है। तो ये सारे हेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन इनके पोर्शन को हमें कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। और पोर्शन के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, ये एक और बहुत अच्छी बात कही ज्योति जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सुनती हूँ कि हमें कहते हैं कि वो मैंने ना चाय में चीनी कम कर दी है, मैंने रोटी बंद कर दी है खानी, अब मैं अपना वज़न भी लूज़ कर लूँगी और मेरा डायबिटीज़ या मेरी शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी। जो तो ये लॉन्ग रन में इफ़ेक्टिव नहीं होता है। शुगर बॉडी नहीं बना रही है, शुगर हमें फूड से मिल रहा है, लेकिन शुगर हमारी बॉडी, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, वो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए यूज़ कर रही है। जब हमें वो एनर्जी फूड से नहीं मिल रही है तो बॉडी में लिवर एक ऑर्गन है जो कि अपने आप शुगर प्रोड्यूस करता है और फिर वो ब्लड में थ्रो करता है ताकि हमारा बॉडी का हर ऑर्गन को शुगर मिलती रहे। शुगर जो इसको ग्लूकोज कहते हैं वो एक फ्यूल है बॉडी के लिए। अगर वो हम नहीं खाएंगे या एडिक्वेट नहीं खाएंगे तो बॉडी अपने आप बनाएगी और उसको बॉडी में ब्लड में डालेगी ताकि हमारा ब्रेन यूज़ कर सके। तो वो करने की वजह से क्या होता है, अक्सर या ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता है या ब्लड शुगर ड्रॉप कर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मेडिसिन पे हैं, आप इंसुलिन पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप करना अच्छी बात नहीं है, उसको पोर्शन कंट्रोल करना। और उसके साथ साथ ही हम हमेशा बोलते हैं कि डायबिटीज़ के ना 3 पिलर्स हैं मैनेज करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि फूड का ध्यान रखना है, लेकिन हम दूसरी चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो है कि एक्सरसाइज। हमें हफ्ते में मिनिमम बेसलाइन एक्टिविटी जो है वो 150 मिनट पर वीक की चाहिए होती है। यानी अगर हम रफली अंदाज़ा भी लगा लें तो 30 मिनट पर डे के हिसाब से हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। उसमें कार्डियो एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जिसको हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहते हैं, वो करनी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि फूड। जस्ट बिकॉज कि मैं डाइटिशियन हूँ इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ फूड इम्पॉर्टेंट है, फूड भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इक्वली एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इसके साथ साथ आपके डॉक्टर ने अगर कहा है कि अब दवाई लेने की ज़रूरत है तो वो एक तीसरा पिलर आता है जिसको हमने मैनेज करना ज़रूरी है। तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कि जब आप डायबिटिक हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ डाइट का ही ध्यान रखना, आपको डाइट, एक्सरसाइज और अगर आपको मेडिसिन दी जा रही है तो उसको भी आपको लेना है, लेकिन डाइट को प्रॉपर अमाउंट में लेना है। जितना आप खा रहे हैं उसको बर्न करना बहुत ज़रूरी है रोज़ का रोज़, नहीं तो वो क्या है रिजर्व हो जाती है रिजर्व बैंक में और मोटापे का कारण बन जाती है, जो कि कोविड में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि एक्टिविटी नहीं थी, एक्सरसाइज नहीं थी, बस खा रहे थे, सब रेसिपीज ट्राई कर रहे थे, तो रेसिपी ट्राई करते करते हम लोग सब खुद ही भटूरे बन गए। सो खैर ये तो हो गई हंसी मजाक की बात। तो अभी रमनी बहुत अच्छा लगा सुनिए आप आए हमारे स्टूडियो में और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी अपनी जो सर्विसेज की तरफ से, सर्विसेज सेंटर की तरफ से जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जाने से पहले आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? डेफिनेटली मैं एक टिप जो सबसे पहले देना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में आने के लिए यानी हमारे प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए आपको डॉक्टर का रेफरल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर का रेफरल नहीं भी है तो अपने आप को सेल्फ रेफ़र कर सकते हैं। और उसके लिए आपको किसी की और ज़रूरत नहीं है, आपने बस फ़ोन घुमाना है। हमारे साथ
ये है कि क्योंकि हम अपॉइंटमेंट बेस पे काम करते हैं, क्योंकि जब हम आपके साथ हैं तो आपके साथ हैं, फिर हम किसी और के साथ नहीं हैं। तो इसलिए अपॉइंटमेंट बेस्ड होने की वजह से आप फ़ोन करके सिंपली अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं हमारे साथ, और हमारे प्रोग्राम की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में अक्सर एक डाइटिशियन होती है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, और रजिस्टर्ड नर्स भी होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली हम दोनों के साथ आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अगर अलग अलग ज़रूरत है तो अलग अलग भी हो जाती है। इसके अलावा हम ग्रुप एजुकेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आजकल ग्रुप एजुकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली प्रोवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन हम क्या करते हैं, जूम के थ्रू या वर्चुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू हम उनको ग्रुप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आई होप कि हमारे दर्शक जो हैं आप तक ज़रूर पहुंचना चाहेंगे और आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। तो जो आपने बताया कि हम पर्सनली खुद को भी रेफर कर सकते हैं। हाँ जी। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अंडर ओहिप होती हैं या हमें इसके लिए पे करना होता है? हाँ जी, तो ये प्रोग्राम सर्विसेज ओहिप के अंडर फ्री हैं। तो कोई भी ये प्रोग्राम को अवेल कर सकता है। ये मिनिस्ट्री की तरफ से फंडेड प्रोग्राम है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। पूरे हेल्थ कनाडा में ये प्रोग्राम अवेलेबल है, तो ये कोई भी जाकर ये सर्विसेज को अवेल कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग चाहेंगे कि आप दोबारा फिर आएँ और हमारे साथ इतनी अच्छी जो है इंफॉर्मेशन जो है शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं भी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज की पेशकश, आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी और काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए। अगर आपके घर में भी कोई भी डायबिटीज़ से का पेशेंट है और उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, या वो डाइट अपनी तरह मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको नहीं पता चल रहा कि वो किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से पोर्शंस में डिवाइड करें, या उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। सुमिनी जी का नंबर हमारी स्क्रीन पर भी आ रहा है। अगर आप मिस कर दें इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई जानकारी लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 6478987769 है मेरा नंबर, और बॉब दोसांझ जी का नंबर है 4164197777। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया। वापस फिर हाजिर होंगे एक नई पेशकश, नए मेहमान के साथ। आप रखें अपना बहुत सारा ध्यान एंड देखते रहें साझा पंजाब टीवी, सारा दिन सारी रात हमारे साथ। आप सबको ज्योति की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल।